हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचपी में ही इस एको फंक्शन की। फंक्शन कहें या इसको लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट कहें, मैं बताऊंगा कि इनका मतलब क्या होता है। डोंट वरी। एंड जैसा कि आप राइट हैंड पर मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट। एंड मेरी जो फाइल है a.php जो कि हमने लास्ट टाइम बनाई थी वो अब चल नहीं रही है, मतलब कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। तो उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है। आप अपने जैम्प पर जाएंगे तो जैम्प में आप देखेंगे कि अपाचे जो आपका वेब सर्वर है वो रेडी नहीं है। स्टार्ट ही अगर उसको नहीं करेंगे तो लोकल होस्ट चलेगा ही नहीं, तो आपको उसको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। ये अभी अब येलो में है, अब ग्रीन हो गया तो मतलब स्टार्ट हो गया। अब जब आप इसको रीलोड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ लिखा हुआ आ गया, मतलब आपका वेब सर्वर रेडी है, साइट आपकी चल रही है। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब हम इस क्लास में थोड़ी बहुत हम देखिए, पीएचपी में आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने वाली है। एंड पीएचपी के लिए बेसिक्स ऑफ सी या सी प्लस प्लस भी थोड़े होने ज़रूरी हैं, बट अगर आपके पास नहीं भी हैं तो भी चलेगा क्योंकि मैं उसी हिसाब से चीज़ें कवर कराऊंगा। हालांकि मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैं थ्योरी ज़्यादा कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक तो इंटरेस्टिंग नहीं होती, दूसरी चीज़ कि थ्योरी एक्चुअल काम नहीं आती, आपको कंसेप्ट समझना होगा। अगर आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़ने में कंसेप्ट समझ आ रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आपको कंसेप्ट समझने के लिए ज़्यादा थ्योरी पढ़नी पड़ रही है तो वो आपका एक तरीके से आपको डिटेल उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, विकिपीडिया या कैसे भी करके गैदर करके इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ हम प्रैक्टिकल चीज़ों की ज़्यादा बात करेंगे। हालांकि थ्योरी इसलिए पता होना भी जरूरी है क्योंकि आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। तो मैं थोड़ा आई ट्राई कि ये चीज़ें थोड़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग रहे, ज़्यादा बोरिंग ना हो। एंड जो आपको वर्ड्स समझ नहीं आ रहे हैं, जो एकदम न्यू वर्ड्स हों इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, वो हम लोग फिर से डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग एक जगह पर वो सारे वर्ड्स या क्वेश्चंस ऐसे इकट्ठे कर सकते हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वेबिनार में हम फिर से रिपीट कर लेंगे कि इनका क्या मतलब होता है एंड कैसे कैसे जो भी आपके डाउट्स हो हम नेक्स्ट वेबिनार में क्लियर कर लेंगे। वेबिनार का डेट अभी फाइनल नहीं है, मैं आपको बता दूंगा जल्दी। तो हम इसकी बात करते हैं, जो लाइन नंबर 2 है एको, उसके बाद एक स्पेस, उसके बाद है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ लिखा हुआ है। तो पहली बात तो एको जो है वो है एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट। लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट का मतलब है कि जो पीएचपी जो लैंग्वेज है उसमें एको का एक सिग्निफिकेंस है, मतलब एक मतलब है इस वर्ड का ही, कि ये वर्ड दिखते ही उसको जो आपका पीएचपी कंपाइलर है उसको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड ये आ गया, तो इसका मतलब मुझे अब कुछ प्रिंट करना है। तो इस तरीके से इस वर्ड का एक मतलब है। और आप देख रहे हैं ब्लू कलर में लिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका स्पेशल मतलब है। एंड ये उन वर्ड्स में से एक है जो रिजर्व्ड है, जो आप अपने कोड में इस स्पेसिफिक पर्पस के अलावा ऐसे वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब आप अच्छे से समझ जाएंगे जब हम वेरिएबल्स वगैरह भी पढ़ेंगे, जो कि इसी वीडियो में ही आने वाला है। डोंट वरी। तो एको एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है। सेम ऐसे ही एको के जैसा एक पुराना उसका वर्जन था प्रिंट। तो प्रिंट जो वर्जन था, प्रिंट भी सेम ऐसे ही था। प्रिंट आप लिखेंगे एंड उसके बाद सिंगल कॉमा या फिर डबल वाले इन्वर्टेड कॉमा कोई सी भी यूज कर सकते हैं। तो मैं डबल इन्वर्टेड यूज कर रहा हूँ एंड यहाँ पर लिख रहा हूँ हाई अगेन, एंड उसके बाद सेमी कॉलन। मैंने सेव किया, मैंने रीलोड किया, तो आप यहाँ राइट हैंड पर देख रहे हैं लिखा हुआ आ गया हाई अगेन, पहले जो कि था हेलो वर्ल्ड। तो ये सेम काम है, एग्जैक्टली सेम। मगर अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि प्रिंट जो आपका यहाँ दिख रहा है वर्ड, प्रिंट एक्चुअल में एक फंक्शन की तरह भी काम करता है, क्योंकि प्रिंट है तो लैंग्वेज कंस्ट्रक्टिव, बट ये पुराना वर्जन है। एंड प्रिंट हमेशा एक ही स्ट्रिंग लेता है। स्ट्रिंग का मतलब है ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, इसको एक स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग या लिटरल, LITERAL, लिटरल, या फिर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जैसे रस्सी होती है ना, स्ट्रिंग, सेम वही स्पेलिंग है। प्रिंट को आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट्स लगाकर। मैंने जो राउंड वाले ब्रैकेट्स हैं वो यूज किए हैं। एंड अब मैं इसको रीलोड करूंगा, कोई डिफरेंस नहीं, सेम आउटपुट। तो आप प्रिंट को जब हम ये वाले ब्रैकेट्स यूज करते हैं ना लैंग्वेज में, पीएचपी में, तो उसको फंक्शन कहते हैं। फंक्शन क्या होता है? आई नो ये बहुत ज्यादा अलग अलग नई नई टर्म्स आ रही हैं आपके लिए, बट जैसे जैसे हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप ये चीज याद रखिए कि जब ये राउंड फंक्शन, ये राउंड ब्रैकेट्स आते हैं,
राउंड ब्रैकेट्स का मतलब है कि कोई फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है? अब मैंने किसी से पूछा था कि भाई फंक्शन क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि फंक्शन वो होता है जहाँ हम जाते हैं, खाना खा के वापस आ जाते हैं। तो इस आंसर में कोई गलती तो नहीं है, आंसर एकदम सही है। बट फिर मैंने ये चीज बोला कि जब आप फंक्शन में जाते हो तो खाना खा के ऐसे ही थोड़ी आते हो, कुछ दे के भी तो आते हो ना। तो अब आपका कुछ इनपुट होता है, तो आपको वहां पे कुछ आउटपुट मिलता है कि भाई आपने कुछ लिफाफा पकड़ाया तो आपको आउटपुट में आपको खाना मिला। तो फंक्शन का भी यही काम है कि जो प्रोग्रामिंग के फंक्शंस होते हैं उसमें एक कुछ आप इनपुट डालते हैं एंड उसकी वजह से आपको कुछ आउटपुट निकलता है। भाई इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए, फंक्शन का मतलब है कि कोई आपका इक्विपमेंट है, मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई ग्राइंडिंग मशीन है या जूसर है आपका, तो उसमें आप फ्रूट्स डालते हैं तो आपको जूस निकलता है आउटपुट में। तो आपका इनपुट क्या था? फ्रूट्स। एंड आपका आउटपुट क्या निकला? जूस। तो जो ये जो प्रोसेस है, तो आप कहते हैं ना कि इस मिक्सर का फंक्शन है कि ये जूस निकालता है। तो फंक्शन भी प्रोग्रामिंग में भी सेम ऐसे ही फंक्शंस होते हैं। तो प्रिंट जो फंक्शन है उसका काम है चीजें प्रिंट करना स्क्रीन पर। तो ऐसे ही उसने हाई अगेन प्रिंट कर दिया। अब जो डिफरेंस है एको और प्रिंट में, वो ये है कि प्रिंट हमेशा मैक्सिमम एक ही स्ट्रिंग प्रिंट कर सकता है। मतलब ये एक बार जो इन्वर्टेड कॉमा आ गया, बस इतना ये प्रिंट कर सकता है, उसके ऊपर कुछ नहीं। हालांकि जो एको है, एको में आप अनलिमिटेड स्ट्रिंग्स उसमें ऐड कर सकते हैं। अब दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए हम पीएचपी में क्या यूज करते हैं? हम डॉट लगाते हैं, डॉट। और इसको कहते हैं हम कॉन्केटिनेशन। आप गूगल कर लेना ये वर्ड। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना, यानी चिपकाना या ज्वाइन करना। तो अगर मैं यहाँ पर एक और वर्ड लिख दूं, गुड मॉर्निंग, तो अब ये दो चीजें यहाँ पर मैंने चिपका दी हैं डॉट के साथ। आप नोटिस करेंगे कि पहले एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो कि मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखी है, फिर एक डॉट है, फिर से एक वैसा ही फॉर्मेट में एक स्ट्रिंग है। तो ये मैंने दो स्ट्रिंग्स चिपका दी। अब मैं इसको रिलोड करूंगा तो आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग लिखा हुआ आ गया एंड उसके बाद है हाय अगेन। तो सेम वही फंक्शन, बट हम प्रिंट के साथ ये नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। हम हाय अगेन से पहले अगर मैं स्पेस लगा दूं तो आप राइट हैंड पर देखेंगे कि यहाँ पर भी एक स्पेस आ गया। तो ये इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। एकदम सिंपल सी चीज है, बस आपको थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा एंड थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा कि जो जो मैं नई चीजें बता रहा हूँ आप उनको सुने। अब एको और प्रिंट तो हो गए। अब प्रिंट को आप ऐसे भी यूज कर सकते थे, ये आपने सेव कर दिया एंड फिर भी सेम वही काम कर रहे हैं। तो प्रिंट एक स्पेशल चीज आप समझ सकते हैं कि भाई इसको लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं एंड एक फंक्शन की तरह भी यूज कर सकते हैं। प्रिंट को आपने फंक्शन की तरह यूज किया, सेम वैसे एको को भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि एको भी एक तरीके से एक शॉर्टकट सिंटेक्स फॉलो करता है। तो अगर आप एको में भी ये राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे तो भी आपको सेम आउटपुट मिलेगा, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इसको हम एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट यानी लैंग्वेज को एक कमांड की तरह ही इसको चलाएं तो बेटर है। एंड ये भी कहा जाता है एंड प्रूवन फैक्ट है कि इको प्रिंट वाले फंक्शन से थोड़ा सा तेज है। तो एको जो है, एको या इको, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। तो एको जो कंस्ट्रक्ट है उसको आप बिना पैरेंथेसिस यानी बिना ब्रेसिस के ही आप यूज करें तो बेटर है। एंड प्रिंट से तेज है तो हम लोग प्रेफर यही करते हैं कि हम एको ही यूज करें। रीजन बीइंग कि एक तो तेज है, दूसरा हम इसमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स अटैच कर सकते हैं, दो फायदे हुए। तीसरा फायदा, भाई प्रिंट करने के लिए हमें 5 बटन दबाने पड़ेंगे, एको टाइप करने के लिए हमें सिर्फ 4 बटन दबाना पड़ेंगे क्योंकि इसका स्पेलिंग छोटा है। तो ये 3 फायदे हो गए जिसके लिए हम एको प्रेफर करते हैं। तो ये दो तरीके तो हो गए, बट प्रिंट को यूज करने का एक और तरीका भी है जो कि कभी कभी यूज करा जाता है। तो प्रिंट के लिए आपको 3 बार ये एरो देना पड़ेगा एंड उसके बाद कोई भी एक वर्ड लिखना पड़ेगा। लेट्स से मैंने लिखा एप्पल एंड उसके बाद मैंने कुछ भी लिख दिया, दिस इज अ गुड डे, आई एम एंजॉइंग, एंड उसके बाद मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा एप्पल एंड सेमीकोलन। अब मैं इसको जब रीलोड करूंगा तो आप देखिए ये पूरा का पूरा जो बीच में जो चीज था, दिस इज अ गुड डे, आई एम एंजॉइंग, एंजॉइंग की स्पेलिंग गलत थी, एंड ये सेम टू सेम प्रिंट हो गया है। तो एक तरीके से जो फर्स्ट यहाँ पे जो वर्ड लिखा है आपने वो एक कीवर्ड था। तो प्रिंट जो है वो इस चीज का एग्जैक्टली ये जो यहाँ पर कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं सेम इसका ही वेट करेगा कि कब मुझे वो दोबारा दिखते हैं, जिसके जस्ट अगला जो कैरेक्टर हो वो सेमीकोलन हो। तो ये जो चीज है ये भी एक सिंटेक्स है प्रिंट को यूज करने का।
सिंटैक्स का क्या मतलब होता है? अब सिंटैक्स एक तो टैंकी होती है, वो वाला सिंटैक्स नहीं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स का मतलब होता है कि एक जो प्रॉपर रूल और सेट इंस्ट्रक्शन का जो सेट होता है ना, कि आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे किसी भी लैंग्वेज को या उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज करने के लिए, यानी उस लैंग्वेज के कोड को चलाने के लिए आपको कुछ रूल्स यूज करने पड़ेंगे, उसको एक सिंटैक्स कहते हैं। SYNTAX सिंटैक्स। तो उसी सिंटैक्स के तहत हमें पता है पीएचपी के हर कोड की लाइन को एंड करने के लिए हमें यहाँ पर सेमीकोलन यूज करना होता है। सेम ऐसे ही सी प्लस प्लस में भी होता है सेमीकोलन। ऐसी अलग अलग सबके रूल्स होते हैं, पाइथन के अलग हैं, उसमें कुछ नहीं यूज करना होता। तो इस तरीके से पीएचपी का ये रूल है कि भाई सेमीकोलन होना चाहिए, तब इसका मतलब है कि एक लाइन, एक जो है कोड का लाइन वो ओवर हो गया। तो सेम ऐसी प्रिंट का जो ये वाला सिंटेक्स है, इसमें यहाँ पर एक कीवर्ड होना चाहिए, उसी कीवर्ड को यहाँ नीचे ढूंढा जाएगा, कहीं पे भी हो चाहे कितना भी लास्ट में, उसके बीच का सारा प्रिंट कर दिया जाएगा एंड उस कीवर्ड के जस्ट आगे सेमीकोलन लिखा होना चाहिए, तब जाके प्रिंट कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे फिर से एको लिख सकता हूँ एंड फिर से मैं उसको सेमीकोलन देख के एंड यहाँ रिलोड करूंगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चीज आ गई। तो इस तरीके से आप एक पीएचपी के पेज में कितने भी एको प्रिंट कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये हुए आपके सबसे बेसिक वाले दो फंक्शंस कह लेते हैं या फिर लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट ही इनको बोलते हैं। तो एको है आपका एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड कुछ नया चीज फिर से पढ़ते हैं। तो जो कोई भी लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन लैंग्वेजेस में बैकएंड पे यानी जो एक्चुअल जो कोड जैसे हमने जो लिखा, अब इसको ब्राउजर में प्रिंट करना है, ये किसको पता है? ये पीएचपी की जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की थी XAMPP में, उसके अंदर जो फाइल्स आई थी उनके अंदर का जो कोड है वो उसको बता रहा है कि भाई इसका मतलब इसको प्रिंट करना है। तो इसको हम कहते हैं कंपाइलिंग या फिर इंटरप्रेटिंग। हम कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन का जो डिफरेंस है वो आप अच्छे से गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट सी एक चीज बताता हूँ कि पीएचपी की जो आपकी exe फाइल है, जो आपने विंडोज में पीएचपी जैसे इंस्टॉल कर लिया, तो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, वो फाइल कंपाइल्ड है। बट इंटरप्रेटेड का मतलब है कि हर लाइन के बाद वो चीज, हर लाइन टू लाइन वो इंटरप्रेट हो रही है, यानी जिस लाइन पे आपको एरर दिखाई दिया है उसके आगे हमारा कोड चलेगा ही नहीं। अगर यहाँ पे आप कुछ ऊटपटांग चीज लिख देते हैं, जैसे कि ये मैंने लिख दिया, मैंने सेव कर दिया और मैं इसको रीलोड करूंगा, तो अब ये एरर मेरे को लाइन नंबर 3 पर ही आ गया कि भाई 3 में क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 2 ढंग से खत्म नहीं हुई। ये एक सिंपल सा फैक्ट है। अब ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड था ये जो भी प्रिंट आपने लिखा है, क्योंकि उसको यहीं ये समझ नहीं आया। तो लाइन नंबर 3 ये बता रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये कह रहा है सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड था प्रिंट जो भी आपने लिखा हुआ है वो लाइन नंबर 3 पे जो लिखा हुआ है, तो ये कुछ गड़बड़ है। जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती है जैसे सी, वो पूरी की पूरी हर लाइन आपकी पढ़ लेती है एंड उसके बाद सारे के सारे एरर्स एक साथ दिखाती हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो होती हैं वो आपकी सिंपली, ये जो कोड है इंटरप्रेटेड है एंड जिस लाइन पे एरर आया वो वहीं पे रुक जाएगा, वो आगे जाएगा ही नहीं। तो आपको पहले ये चीज फिक्स करना पड़ेगा। तो ये मैंने फिक्स कर दिया, अब जाके आगे वाली लाइन पे वो पढ़ी जाएगी एंड उसका जो भी निर्णय है वो लिया जाएगा कि क्या करना है इस लाइन का, इस कोड का मतलब क्या है। तो मैंने किया रीलोड एंड ये आ गया इस पे वापस आउटपुट। अब ये हुआ एको प्रिंट। इसमें ही हम और डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे इनको यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इसी को मैं बोल्ड में दिखाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूंगा स्ट्रॉन्ग एंड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग ऑन। तो आपने देखा कि मैंने स्ट्रॉन्ग टैग ऑन किया, फिर हेलो वर्ल्ड लिखा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग ऑफ किया एंड उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। अब मैं करूंगा रीलोड, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बोल्ड में आ गया। अब इसका अगर आप कोड देखें कंट्रोल यू करके या फिर व्यू पेज सोर्स में, अब आप देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है सेम टू सेम जैसे HTML टैग्स में लिखते थे हम। तो कुल मिला के PHP और HTML हमेशा साथ साथ ही जाते हैं। तो PHP का जो आउटपुट होगा वो हमेशा HTML ही होगा। अगर आप इसको भी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें तो आप देखेंगे कि ब्राउजर ने अपने आप HTML कोड यहाँ पर लगा दिया है। आप मेरा जहाँ कर्सर है उसको देखिए,
यहाँ पर ऑटोमेटिकली ब्राउजर ने HTML कोड खुद ही लगा दिया, क्योंकि मेरा जो आउटपुट आया था वो सीधा बॉडी के अंदर चला गया। तो इसका साफ मतलब है कि PHP का आउटपुट जो भी आए वो चीज अपने आप ही HTML ही बनेगी। तो PHP और HTML हमेशा साथ साथ ही चलते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके कोड में कि आप कहाँ क्या लिखना चाहते हैं। अब यही चीज जैसे स्ट्रॉन्ग मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यही चीज मैं यहाँ पर PHP टैग से बाहर ही आई लिख देता हूँ। तो इससे आपको पता है क्या होता है, इटैलिक टैग है, एंड यहाँ पर भी मैं आई लिख देता हूँ। अब मैंने एक काम किया सिंपल सा, इटैलिक टैग शुरू किया, उसके बाद PHP का कोड चला, उसके बाद इटैलिक टैग बंद किया। तो क्या ये चलेगा? ये देखिए पूरा का पूरा इटैलिक हो गया। तो इसका मतलब है कि PHP आप HTML कोड के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अगर मेरा यहाँ पर बॉडी टैग चल रहा होता एंड मुझे एक सिंपल सा यहाँ पर इटैलिक्स में लिखना होता कॉपीराइट 2018 एंड मैं इसको रीलोड करता, तो ये हो गया 2018 कॉपीराइट इटैलिक्स में। यही सेम चीज इसके बाद मैं बोल्ड में यूज करता एंड फिर से PHP टैग ऑन करता एंड PHP टैग ऑफ करता। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता एको नो कॉपी 2017 एंड सेमीकोलन। ये मेरा बोल्ड में आ गया, ये वाला इटैलिक में आ गया। तो आपने देखा कि मैंने PHP टैग ऐसे 2 बार यूज करा, यानी ये एक PHP का कोड था, ये एक PHP का कोड था। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, PHP का कोड आपको जहां भी यूज करना हो HTML के अंदर ही आप यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ से आपका डायनामिक पेजेस जो आप वेबसाइट के बनाते हैं वो ऐसे बना सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपके पास एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट ऐसा है कि जिसमें यूजर का नेम आता है कहीं पे। मान लीजिए ऐसा पूरा वेब पेज है एंड यहाँ पर राइट हैंड पे टॉप पे यहाँ लिखा होता है हाय, जो भी यूजर का नेम है। तो आप पूरा हर चीज यहाँ लिख सकते हैं हाय, एंड उसके बाद आपका जो PHP है वो कोड यहाँ पर उसका नाम प्रिंट कर देगा कि जो भी यूजर है, करंट यूजर का नाम, करंट यूजर का नाम प्रिंट कर देगा। तो आपका पेज हो गया डायनामिक, क्योंकि हर यूजर को अलग अलग तरीके से उसको दिखेगा। अगर मैं खोलूंगा तो यहाँ पर लिखाएगा हाय हर्षवर्धन, आप खोलेंगे तो आपका आपका नाम आ जाएगा हाय जो भी है। अब वो नाम कैसे आएगा? वो नाम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकता है PHP, HTML नहीं कर सकता था। ये ही डिफरेंस है स्टैटिक और डायनेमिक पेजेस में। PHP के थ्रू आप ऐसे पेजेस बना सकते हैं जो हर यूजर के लिए अलग अलग होंगे, जो हर यूजर को अलग चीजें दिखा सकते हैं। स्टैटिक पेजेस वो होते थे, जैसे आप जो नॉर्मल HTML पेज लिखते हैं उसमें हमेशा के हमेशा हर यूजर को सेम चीज ही दिखती थी, एग्जैक्टली सेम, कुछ डिफरेंस नहीं। आप खोलें मैं खोलूं सबको सेम चीज दिख रही है, स्टैटिक पेज है। डायनेमिक पेज में आपको अलग दिख रहा है, मुझे अलग दिख रहा है। अब जैसा आपका फेसबुक का जो टाइमलाइन है वो आपके लिए अलग है, आपका जो न्यूज फीड है, मेन पेज जो फेसबुक का है वो डिफरेंट है, मेरे लिए डिफरेंट है। सेम जीमेल का लॉगिन करने के बाद मेरा जो डेटा उसमें दिख रहा है मुझे, वो अलग मेरे लिए है सिर्फ, आपको जो दिख रहा है वो एकदम अलग है। तो ये डायनेमिक पेजेस बनाने का ये सिंपल सा एक तरीका है कि उसमें ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं जो बैकएंड पे चलती हैं। अब हम बात करेंगे कुछ वेरिएबल्स की, क्योंकि हमने अभी नाम लिया था कि जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। तो डेटा स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स यूज करते हैं PHP के अंदर। देख इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, हम C हो, C++ हो, जावा हो, सभी में ही हम वेरिएबल्स यूज करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। तो सेम ऐसे PHP में भी है। PHP के लिए मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा कि क्या क्या टाइप का हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि डेटा किस किस टाइप का होता है, इन्हें हम कहते हैं डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स के लिए हम सिंपली ऐसे समझते हैं कि कुछ नंबर्स हैं पहले तो नंबर्स को हम स्टोर कैसे कैसे कर सकते हैं, नंबर कैसे कैसे हो सकते हैं। एक नंबर हो गया भाई 0 या 1, बुलियन हो गया, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। वही नंबर अब बढ़ गया, मान लीजिए 100 में से किसी के नंबर आए, मार्क्स हैं 99, 97, ये भी एक नंबर है। अब मान लीजिए किसी का परसेंटेज है 81.77, तो इसमें डेसिमल नंबर्स भी आ गए। कुछ अब इनसे बड़े नंबर्स होते हैं जो कि बहुत ही बड़े होते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में जो काम आते हैं, तो कुछ वो नंबर्स हो गए।
तो इस तरीके से आपने अलग अलग टाइप के नंबर्स पढ़े। अब इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने डिवाइड कर रखा है अकॉर्डिंग टू कि ये कितना और क्या क्या डेटा स्टोर करते हैं। तो हम सिंपली चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमने इनको डिवाइड कर रखा है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, सबसे जो सिंपलेस्ट टाइप है, अगर आप इंटीजर की बात करें कि आप यहाँ पर लिख रहे हैं 88, तो ये जो है ये इंटीजर है, इंटीजर। अब आपने नंबर्स पढ़े होंगे नंबर सिस्टम में, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स। तो इंटीजर्स में आप नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकते हैं। 0, 1, -1, -2 कुछ भी हो सकता है इंटीजर, बट ये पूरा का पूरा एक नंबर होगा। अगर इसमें डॉट के बाद कुछ आ रहा है यानी डेसिमल नंबर्स है, तो उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के साथ है, उसको फ्लोट कहते हैं। ये चीज़ अगर 88.92 होती या 92 होती तो हम उसको कहते हैं फ्लोट, बिकॉज इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी हैं। तो ये हुआ इंटीजर, ये हुआ फ्लोट। उसके बाद अगर हमें साइंटिफिक नोटेशंस के लिए बहुत बड़े बड़े नंबर्स चाहिए, तो उनके लिए हमारे पास सिंपल एक तरीका है। तो हम उनको पावर्स में लिखते हैं, जो भी साइंटिफिक नंबर्स होते हैं। तो हम उसको 10 की पावर में अगर लिखें, तो मान लीजिए आपको लिखना है बहुत एक बड़ा नंबर, तो आप उसको कैसे लिखते हैं 4.15 एंड उसके बाद इंटू 10 की पावर आप लिखते थे ना कि भाई लेट्स से 16 जीरोज हैं उसके आगे। तो ये एक नंबर हो गया। ऐसे बड़े बड़े नंबर्स के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं और हम इन्हें कहते हैं डबल। हम इन्हें डबल्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब डबल की कैटेगरी में क्यों डालते हैं? क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस लेते हैं मेमोरी का, तो ये इनको डबल स्पेस चाहिए होता है नॉर्मल से। इंटीजर के लिए जो रेंज है, रेंज पता करनी हो तो सबके लिए डिफरेंट होगी। अगर मेरे कंप्यूटर पे चल रहा है एंड अगर मेरा 32 बिट का है या फिर 64 बिट का है, तो अलग अलग वैल्यूज होंगी कि मेरा मैक्सिमम इंटीजर क्या हो सकता है। इसके लिए हम नेक्स्ट क्लासेस में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये जानना जरूरी है कि किस टाइप के नंबर्स को या किस टाइप के जो भी आपकी वैल्यूज हैं उनको कैसे कैसे हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये हुआ इंटीजर, फिर हुआ फ्लोट, फिर हुआ डबल। अब मान लीजिए आपको सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर करना है, जैसे एक कैरेक्टर हो गया डी, तो ये एक कैर है, कैरेक्टर। सी प्लस प्लस में कैरेक्टर एक एक्चुअल डेटा टाइप होता था एंड आपको अगर पूरा का पूरा किसी का नाम स्टोर करना है जैसे हर्ष, तो ये आपको सी में एक एरे के फॉर्म में यूज करना, स्टोर करना पड़ता था, एरे। अब एरे जो है ये एक बहुत पेचीदा चीज है। हालांकि एक बार आपको समझ आ गया तो आप लाइफ टाइम एरे ही यूज करने वाले हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब एरे, इसको मजाक में कई लोग अरे भी कहते हैं, अरे तू इधर आ, ऐसा टाइप, तो ऐसे भी कह सकते हैं, इट्स ओके, एरे। अब एरे क्या होता है? एरे ऐसी चीज होती है जो मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सके। अब मल्टीपल वैल्यूज का क्या मतलब है? देखिए, जो आपका इंटीजर था ये 88 एक नंबर स्टोर कर रहा था। जो कैरेक्टर था वो आपका एक एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर रहा था, बट ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है, यानी एच, फिर ए, फिर ए आर, फिर एस और फिर एच। तो ये मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो इसके लिए जो समझने का तरीका है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि इस एरे कुछ नहीं होता, एक एक सीक्वेंस है जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स स्टोर करे हुए हैं। अगर आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को कैरेक्टर, मतलब इसको ऐसे समझिए ना, एरे इज इक्वल टू कैरेक्टर प्लस कैरेक्टर प्लस कैरेक्टर, ऐसे करके बहुत सारे कितने भी आप कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, तो आपका एक एरे चलेगा। अब कैरेक्टर में जरूरी थोड़ी कि खाली डी आए। अगर आप सिंगल 3 की बात कर रहे हैं तो उसको आप कैरेक्टर की तरह भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप खाली इंटीजर में भी स्टोर कर सकते हैं। दोनों में कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये आपके अलग अलग डेटा टाइप्स हुआ करते थे जो एक्चुअल में थे सी में, सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस में। पीएचपी में कैरेक्टर टाइप का कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं ऐसा, नथिंग। कैरेक्टर टाइप का नहीं है। कैरेक्टर के फंक्शन जरूर हैं, बट कैरेक्टर आपका डेटा टाइप नहीं है, क्योंकि पीएचपी के हिसाब से सब कुछ ही स्ट्रिंग है। तो चाहे वो 1 लेटर की हो, चाहे वो 50 लेटर की हो,
सारे के सारे स्ट्रिंग होंगे, स्ट्रिंग्स। तो चाहे वो डी हो या फिर पूरा का पूरा नेम हो, वो पीएचपी के लिए सब कुछ ही स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग और एरे एग्जैक्टली सेम ही चीज़ है, बस हम यूज़ करते टाइम स्ट्रिंग इसलिए यूज़ कर लेते हैं क्योंकि इसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं, इसलिए हम इसको स्ट्रिंग कह रहे हैं। यही एरे में आप मल्टीपल टाइप की वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ सारे के सारे कैरेक्टर्स हों। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस है जिनको हम और एग्जांपल में अभी अच्छे से सीखेंगे। तो अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, कि कैसे कैसे इसको स्टोर कैसे करना है। अब हम इसको करते हैं डिलीट, या फिर इसको हम कमेंट कर देते हैं, क्योंकि HTML वाला कमेंट तो अभी चलेगा ना। अब ये चीज़ आपको PHP के अंदर कमेंट करनी होती तो कैसे करते हैं, इसके लिए हम नई फाइल बना देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। b.php से, एंड यहाँ पर मैं URL चेंज कर रहा हूँ, b.php, ब्लैंक आ गया, एकदम सही फाइल है। PHP में कमेंट लिखना हो आपको, हाय दिस इज हर्ष, इसको आप सेव करेंगे, इसको चलाएंगे, एरर आ जाएगा क्योंकि PHP को नहीं पता है क्या लिखा हुआ है। PHP के लिए तो कोई कमांड है नहीं ना इसमें, ये तो अगर HTML होता तो शायद प्रिंट हो जाता। तो इसको अगर आपको कमेंट करना है तो PHP में कमेंट करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, हैश लगा दीजिए, काम हो गया, कमेंट आउट हो गया। दूसरा तरीका, 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लगा दीजिए, उसके बाद आप कुछ भी लिखिए उस लाइन में, काम हो गया। तीसरा तरीका, ये है आपके मल्टीपल लाइन के कमेंट्स के लिए। मल्टीपल लाइंस में अगर मान लीजिए ये वाली जो लाइन है यहाँ पर जाके फिर आगे भी आपकी चल रही होती तो ये काम नहीं करता, क्योंकि ये इसका और इसका मतलब सिर्फ एक ही लाइन, उसी लाइन तक चलेगा, उस लाइन को कमेंट कर दिया। अगर आपको मल्टीपल लाइंस आपको कमेंट करनी है, जैसे ये लाइन नंबर 4 और 5 आपको कमेंट करनी है, तो आपको लगाना पड़ेगा फॉरवर्ड स्लैश, फिर स्टार, यहाँ पर फिर से स्टार एंड देन स्लैश। अब आपका हो गया कमेंट। सेम वही तरीका है जैसे CSS में करते थे हम, रिमेंबर CSS में कमेंट करने का ये तरीका था एग्जैक्ट। मैंने रिलोड किया, एकदम ब्लैंक पेज आ गया जो कि एकदम सही है। तो ये हो गया आपका कमेंट करने का तरीका PHP में। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। PHP में वेरिएबल्स यूज करने के लिए आपको कोई स्पेशल टाइप नहीं बताना पड़ता उनके लिए, क्योंकि PHP इज वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज, वेरी फ्लेक्सिबल। आप इसमें जो वैल्यू डालेंगे वो वही बन जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को इस चीज समझ नहीं आएगी, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसा मैंने क्यों बोला। जैसे हम C में प्रोग्रामिंग करते थे, लैंग्वेज C में या C++ में, उसमें हमें ऐसे लिखना पड़ता था, इंटीजर है, उसमें x है, उसकी वैल्यू होगी 5 एंड देन हमने सेमीकोलन लगा दिया। ये जो तरीका था ये था C में या C++ में। उसमें हमें पहले बताना पड़ता था भाई इंटीजर टाइप का होगा, उसका नाम होगा x एंड उसमें हम वैल्यू डालेंगे 5। PHP नहीं, ये सब जरूरत ही नहीं भाई, स्मार्ट। एक डॉलर लगाएंगे आप, डॉलर, हमेशा याद रहे वेरिएबल जो PHP में होंगे डॉलर से शुरू होंगे। उसके बाद उसका नाम लिखें x इक्वल टू, आपको जो वैल्यू डालनी है डाल दीजिए। अब ये जो 5 आपने लिखा है, आप 5 लिखें, 10 लिखें, 50 लिखें, स्ट्रिंग लिखें, एरे बनाएं, कुछ भी करिए, यहाँ पर आपको उसका टाइप नहीं बताना पड़ेगा। जब आप उसकी वैल्यू डाल देंगे तब आप उसमें टाइप वो अपने आप PHP बना देगा। तो अगर मैं ये लिखता हूँ तो एक x नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है, यूज नहीं हुआ है, या जब मैं इसमें वैल्यू डाल दूंगा तो उसको कहते हैं इनिशियलाइज हो गया है, ये हो गया इनिशियलाइज। अब आप इसको रीलोड करेंगे, अगर मैं इसको लाइन नंबर 7 को कमेंट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। अब मैं इसको करूँगा रीलोड, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने कोई प्रिंट कमांड तो दी नहीं ना, मैंने खाली एक x का वेरिएबल बना के छोड़ दिया, वैल्यू डाली उसमें 8 डाल दी। तो अब मैं इसको रीलोड करूँगा, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने एक को या प्रिंट थोड़ी दिया। अब इसको प्रिंट करना है तो मैं एको लिखूंगा $x सेमीकोलन, सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, रीलोड किया, 8 प्रिंट हो गया। इसी को डुप्लीकेट करते हैं, इस बार मैं यहाँ पर 81 लिख रहा हूँ एंड आप देख रहे हैं 881 आ गया, यानी इस बार जो था नई वाली वैल्यू आ गई 81।
फिर से इसको डुप्लीकेट करते हैं। इस बार मैं इसमें एक कैरेक्टर डाल रहा हूं सी, फिर से प्रिंट करते हैं, इस बार सी आ गया। अगली बार मैं इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स डालने वाला हूं, फिर से रीलोड करेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो सब प्रिंट हो गया। तो पहले इंटीजर था, कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके बाद कैरेक्टर बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर स्ट्रिंग बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि PHP है, बहुत फ्लेक्सिबल है। आपको बस वेरिएबल को सही से लिखना था, वेरिएबल का नाम लिखा, डॉलर सबसे इंपॉर्टेंट है, डॉलर लगाया, फिर वेरिएबल का नाम, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद सिंगल या इन्वर्टेड कॉमा, कुछ भी जो भी आपका उसका वैल्यू का टाइप है उसको लिख सकते हैं। जैसे आप नोटिस करिए कि मैंने जब कैरेक्टर्स थे तब मैंने इनको एनक्लोज किया है कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा में। जब ये नंबर्स थे तो मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया। मैं इसको सीधा ऐसे भी लिख सकता था 8.99, तब भी काम करता है, क्योंकि एक नंबर है, वो समझ गया। सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स के लिए मेरे को ऐसे इन्वर्टेड कॉमा लगाने पड़ेंगे। आप सिंगल भी लगा सकते हैं, डबल भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों काम करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आया, सेम वैसे ही काम कर रहे हैं। अब आप इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, एको में हमने बात करी थी कि मल्टीपल स्ट्रिंग्स प्रिंट कर सकता है। मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ एको, मैं यहाँ पर लिखूंगा हाय माय नेम इज, एंड उसके बाद मैं डॉट लगाऊंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा $x। अब ये भी जो भी मेरा यहाँ पर नाम होगा मैं वेरिएबल में सेव कर सकता हूँ, हर्ष लिख दिया। अब मैं इसको करता हूँ रीलोड, अब ये कह रहा है हाय माय नेम इज हर्ष। मैं ऊपर वाले कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर आ गया। अब मुझे सिर्फ यहाँ पर पूरा नेम चेंज करने की जरूरत है, मैं जो भी लिखूंगा वो अपने आप माय नेम इज के आगे अटैच हो जाएगा। तो डॉट से हम चीजें चिपकाते हैं, कॉन्कैटिनेट करते हैं। यही आप अगर जावास्क्रिप्ट का कोड पढ़ेंगे उसमें प्लस से चिपकाते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग सिंटैक्स होते हैं। ये डॉट ऑपरेटर से आपने ज्वाइन कर दिया चीजें। अब इसमें एक और स्मार्टनेस देखिए, एको इस हिसाब से लिखा गया है कि आप उसके अंदर ही वेरिएबल्स प्रिंट कर सकते हैं। मैं इसको रीलोड करूंगा, सेम आउटपुट। मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया था तो $x की वैल्यू जो थी वो इसके अंदर आ गई, एंड सेम उसी सिंटेक्स में प्रिंट हो गया। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या हुआ है, मैंने कुछ यहाँ पर लिखा हुआ था, उसमें से जो जो वेरिएबल थे ना उनको छांट के उनकी वैल्यू यहाँ पर रखी है, एंड सेम वैसे ही का वैसे ही प्रिंट कर दिया। यही अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए y की वैल्यू 81 कर रहा था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ $y स्पेस। अब आप देखिए क्या होता है, 81 हाय माय नेम इज हर्षवर्धन। दो वेरिएबल थे, हमने दोनों वेरिएबल यूज कर लिए, काम हो गया। बट यहाँ पर एक डिफरेंस आता है, यह था आपका डबल इन्वर्टेड कॉमास में, सिंगल कॉमास में लिख के देखिए और फर्क आपको पता चल जाएगा। सिंगल में एज इट इज का एज इट इज प्रिंट हो गया, $y हाय माय नेम इज $x। अब आपको समझ आ गया डिफरेंस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में। सिंगल जब आपने कॉमा लगाई तब उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, वो एज इट इज जो अंदर था वो प्रिंट हो गया। डबल आप इसको करेंगे तो सिंपली जो उसका वेरिएबल जितने भी थे अंदर वो ढूंढे गए, उनकी वैल्यू उसमें लगाई गई, एंड देन वो प्रिंट हुआ। तो ये है डिफरेंस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा का एको के लिए। अब आप यही चीज मल्टीपल केसेस में कर सकते थे, आप इसको यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर लगाया डॉट फिर लगा दिया। नोटिस करिए कि मैं यहाँ पर कितने भी स्पेस दे सकता हूँ, रीलोड किया, सेम एज इट इज प्रिंट हो गया। बट माई और नेम के बीच में कोई डिफरेंस यानी स्पेस नहीं है ना, तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। अब आप इसको रीलोड करिए एंड आप देखिए आउटपुट कैसा आया। तो डॉट ऑपरेटर से हमने सिर्फ ज्वाइन करी है चीजें। ये चीज एक और तरीके से मैं आपको लिख के दिखाता हूं। अब की बार क्या करते हैं,
इसको हम एक को करते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में एंड दूसरे को करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में। अब इसको रीलोड करते हैं। आप देख रहे हैं $y वाला कुछ नहीं हुआ एंड जो नेक्स्ट वाला था वो हो गया। एको जो है बहुत फ्लेक्सिबल फंक्शन है, इसमें आप किसी भी तरीके से वैल्यूज अपनी डाल सकते हैं। ये काम आप प्रिंट के साथ नहीं कर सकते हैं, उसमें ये डॉट वाला ऑपरेटर काम नहीं करता है, तो इसलिए एको प्रेफर्ड वे है प्रिंट करने का चीजों को। एक और इसमें आप मैजिक देखिए। अब की बार क्या करते हैं, इसको किसी एक और वेरिएबल में डाल देते हैं, $a में डाल देते हैं। अब हम $a को प्रिंट कर देते हैं, तो क्या ये काम करेगा? ऑब्वियसली। अब देख रहे हैं कि $a के अंदर वो सारी की सारी वैल्यू चली गई एंड एको किया हमने $a को। यही अगर मैं यहाँ पर डॉट लगा के $x भी लिख दूं तो x अब 2 बार प्रिंट होने वाला है। देखा, हर्षवर्धन 2 बार आया। मैं पुराने वाले हाइड कर देता हूं। अब मैं इसको रिलोड करता हूं तो $y कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल कोटेशन था। उसके बाद हर्षवर्धन यहाँ तक तो जो आया या a से, उसके बाद यहाँ पर मैंने डॉट लगा के $x लगाया। ये चीज डॉट हटा दीजिए, अब आपका काम नहीं करेगा क्योंकि अब उसको नहीं पता है क्या मतलब क्या है इसका, इसलिए आपको डॉट लगाना पड़ेगा, या फिर आप इन दोनों को कॉमास के अंदर लिख के एंड फिर इनके बीच में स्पेस दे दीजिए तो वो भी काम करेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एको को मल्टीपल तरीके से जैसे आप चाहें वैसे आप यूज कर सकते हैं। एंड आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वेरिएबल्स को भी आप ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज के साथ। अब जैसे मैंने ये पूरा का पूरा एक इंस्ट्रक्शन लिखा, वो सारा का सारा किसमें चला गया, ए के अंदर स्टोर हो गया, तो है ना ये कूल। इसलिए बोला जाता है कि पीएचपी बहुत ज्यादा सीखने में आसान है। आप ऑलरेडी स्ट्रिंग्स बनाना सीख गए हैं कि कैसे चीजों को जोड़ना है, कहाँ चिपकाना है, तो इससे ज्यादा स्पीड में आप कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते। ये था एको का एग्जाम्पल। आई होप आपको एको अच्छे से समझ आ गया हो। हाँ, एक और चीज है जो बच्चे कई बार करते हैं ट्राई कि हम ये भी करेंगे। एको में कुछ लोग ऐसे करते हैं, $a किया एंड ABCD या कुछ भी लिखा एंड यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड ये लगा दिया, तो आपको क्या लगता है काम करेगा? नहीं, एरर आ गया। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ वाला सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, ये कहीं बंद ही नहीं हुआ। बंद नहीं हुआ तो मतलब एको वाली स्टेटमेंट खत्म नहीं हुई, स्टेटमेंट खत्म नहीं हुई तो ये सेमीकोलन वाला यूज ही नहीं हुआ, तो वो गड़बड़ा गई। यही चीज अगर आप ऐसे लिख देते तो आपका काम हो जाता। अब आप देख रहे हैं सेमीकोलन ग्रे में दिख रहा है, इट वुड वर्क। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कॉमास प्रिंट हो गए। आई नो आई नो ऑलरेडी कि आपके दिमाग में नेक्स्ट क्या है, कि किसी को डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करने में तो फिर क्या करेंगे, आया था कि दिमाग में? ये ऐसे यहाँ पर मेरे को डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करनी है। मान लीजिए आप किसी की हाइट लिख रहे हैं, आपको इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो एरर आ जाएगा। देखिए एरर आया ना, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कैरेक्टर एस्केप। एस्केप मतलब कि भाई इस वाले को छोड़ दो, इस वाले को कंसीडर मत करना कि ये स्टार्टिंग वाले का एंडिंग वाला पार्ट है। जैसे ये वाला जो आपका कैरेक्टर है, हम पीएचपी को बता सकते हैं कि भाई ये इसका वाला इसका भाई नहीं है, इसका स्टार्टिंग पार्ट तो यहाँ पे है, बट इसको आप इसका एंडिंग पार्ट मत समझना। इसको हम एस्केप करा सकते हैं। एस्केप कराने के लिए हमें बैकवर्ड स्लैश यूज करना है। हमने यूज किया, हमने रीलोड किया, तो एज इट इज वो प्रिंट हो गया। याद रखिए कि ये सिर्फ सिंगल सिंगल के लिए ही काम आएगा, कि इस कैरेक्टर के आगे जो भी नेक्स्ट चीज लिखी हुई है सिर्फ और सिर्फ उसके लिए यूज होगा वो। यहाँ पर अगर मैं ये चीज लगा दूं तो अब आप देखेंगे फिर से एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो एस्केप करा दिया, इसको एस्केप कौन कराएगा भाई? तो यहाँ पर आपको ये लगाना पड़ेगा एंड उसके बाद देखिए कुल मिला के इसको आपको एस्केप कराने की जरूरत ही नहीं थी, तो इसके लिए आपको ये नहीं लगाना। ऐसे आप इसमें कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। ये चीज अगर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास प्रिंट कराने होते तो भाई आप एक बार ये लिखेंगे, फिर से ये लिखेंगे एंड उसके बाद आप, सॉरी यहाँ पर एक और आएगा ना,
अब आपके 2 इन्वर्टेड कॉमास प्रिंट होंगे क्योंकि आपने उसको 2 बार एस्केप किया एंड जो बाकी के 2 हैं वो यूज हुए हैं प्रिंट करने में। आप अगर ये लिखते तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान था। आसान था ना, इस बार आपको एस्केप कराने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि जो PHP था वो तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ढूंढता। बट इसमें एरर क्या आता भाई, इसमें एरर ये आता कि आपकी बार PHP कह रहा है $a, क्योंकि $a की वैल्यू थोड़ी ना चेंज करेगा। ये तो बात थी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की। इसके लिए आप सिंपली ये कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव यहाँ पर ये लिखें, फिर डॉट लगाएं, अंदर स्पेस डाल दीजिए एंड इसको रीलोड करिए। हो गया आपका काम वही कंप्लीट, सेम टू सेम। तो इस तरीके से आपको खुद देखना पड़ेगा कि भाई एको कैसे मेरे को लिखना है सो दैट मेरा रिजल्ट फटाफट आ जाए एंड मेरे को कोड इतना ज़्यादा ना लिखना पड़े। हम बहुत सारे केसेस में ये भी करते हैं कि हम वेरिएबल सारे बाहर लिख देते हैं एंड ये ऐसे कॉन्केटेनेट करते जाते हैं स्ट्रिंग्स। मैं यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रिंग्स ऐसे कॉन्केटेनेट कर दूंगा। यहाँ पर स्पेस लगाया, फिर डॉट लगाया, फिर $x लगा दिया, फिर $y लगा दिया, ऐसे करके कितना भी कुछ भी कर लो एंड ये सारे प्रिंट होते जाएंगे। तो ये जो मैजिक है ये एको के अंदर है एंड आपको इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो इस क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई हो कि कैसे चीज़ें स्टोर करनी है। बहुत जल्दी हम आगे भी बढ़ेंगे, डोंट वरी। पहले आप एको का अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग में एको और वेरिएबल्स ये 2 चीज़ें आपको लाइफ लॉन्ग, इसके बिना तो मतलब आप कोड लिख ही नहीं सकते। तो आपको ये चीज़ तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।